तो चलिए आज के कुछ टॉपिक के विषय में चर्चा करते हैं पावर सिस्टम के। जैसे कि पहला यदि मैं देखता हूँ, देखो मैं कहूँ कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्या फ़ायदे हैं। तो देखो किसी भी सर्किट के लिए पावर लॉस जो होता है P बराबर होता है VI इंटू कॉस फाई या कॉस थीटा। पावर लॉस कितना होता है I स्क्वायर R। अब ज़रा देखो यदि मैं यहाँ से करंट निकालूँ P अपॉन का V इंटू कॉस थीटा, यदि मैं I की वैल्यू यहाँ पर रखूँ, I की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि मेरे पास PL है, मान लिया P लॉस बराबर ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे V स्क्वायर और इंटू कोस स्क्वायर थीटा और इंटू R। आगे देखो अब मैं PL बराबर लॉसेज की ही बात कर रहा हूँ, V स्क्वायर तो P स्क्वायर और अपॉन V स्क्वायर और इंटू कोस स्क्वायर थीटा। R को कैसे लिख सकता हूँ मैं, और रो इंटू L अपॉन का ही। यदि मैं पावर लॉस है तो देखो पहला पावर लॉस में क्या क्या इफेक्ट होएगा। पावर लॉस जब बढ़ेगा जब मैं पावर को बढ़ाऊंगा। पावर लॉस फिर सभी में अंतर देखना, कोस स्क्वायर थीटा के क्वेश्चन आता है कि बताइए पावर लॉस किसके वो होता है, प्रीपोजनल होता है। ध्यान रखना कोस स्क्वायर थीटा के होता। बच्चा हमेशा ही कोस थीटा के डी प्रीपोजनल लगाता हमेशा ही, लेकिन कोस थीटा के नहीं होता, कोस स्क्वायर थीटा के होता है ट्रांसमिशन लाइन में। चलो आगे देखो, तो PL की बात कर रहा हूँ मैं। PL मैंने माना है PL यहाँ पर क्या है, पावर लॉस। ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस, ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, पावर लॉस को किससे दिखाया जा रहा है, PL से। तो PL की बात करते हैं, तो PL में ज़रा देखो तो इसका मतलब यह होएगा PL जब जब बढ़ेगा, जब पावर स्क्वायर बढ़ेगी, जब रो बढ़ेगा, जब L बढ़ेगी, और PL जब जब घटेगा जब V स्क्वायर बढ़ेगा, कॉस स्क्वायर घटेगा या कॉस स्क्वायर जीरो की तरफ को जाएगा, तब वह कंडीशन में होएगा। चलो जी आगे देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन में कम से कम पावर लॉसेज हो। तो देखो मैं ऐसा क्या करूँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ या तो मैं वोल्टेज को बढ़ा दूँ या फिर मैं पावर फैक्टर इम्प्रूव कर दूँ। दो तरीके मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिससे मैं ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज को घटा सकता हूँ। बाकी मेरा तीसरा हुआ ये है लेंथ। भाई लेंथ तो मैं कम कर नहीं सकता क्योंकि हो सकता है मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़े, कहीं लेंथ ज़्यादा भी रख सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचाऊँ, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाओ, सब जगह पहुँचाओ, लेकिन बशर्ते लॉसेज कम होने चाहिए। रसिस्टिविटी या फिर ऐसा मेटल हो जिसकी रसिस्टिविटी बहुत कम हो। पावर को कम करोगे तो अपना ही नुकसान है। तो बेटर ये है, इसमें एक टर्म है हमारे पास वोल्टेज। कॉस थीटा तो लोड पर डिपेंड करेगा, पता नहीं लोड हमें कैसे मिलेगा, तो बेहतर ये है कि वोल्टेज को ही पकड़ो। अब जरा देखो यदि मैं कहता हूँ कि PL प्रीपोजनल टू होता है 1/V स्क्वायर के, तो मतलब यह हुआ कि यदि मैं वोल्टेज का स्क्वायर करूँगा तो PL घटेगा, स्क्वायर के रेशो में घट जाएगा। किसके में, स्क्वायर के रेशो में। दूसरा टर्म है मेरे पास क्या, वोल्टेज को बढ़ाने के दूसरा क्या फ़ायदा। पहला फ़ायदा ये है कि यदि मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो PL क्या होएगा, घट जाएगा। यदि मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूँ तो ट्रांसमिशन में लॉसेज क्या होएगा, घट जाएगा। दूसरा फ़ायदा यह है, देखो अब यहाँ पर देखो ज़रा, PL है मेरे पास, मैं जानता हूँ, तो PL बराबर कितना लिखा मैंने, P स्क्वायर बटे V स्क्वायर और इंटू कोस स्क्वायर थीटा और रो इंटू L अपन का ए। यदि मैं A बराबर निकालूँ, एरिया बराबर कितना होता है, P स्क्वायर अपॉन का V स्क्वायर और इंटू कोस स्क्वायर थीटा और रो इंटू L, और अपॉन का कितना लिख सकता हूँ मैं, PL पावर लॉसेज, तो बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, एरिया बराबर लिख सकता हूँ मैं P स्क्वायर और अपॉन का V स्क्वायर टू कोस स्क्वायर थीटा और इंटू रो इंटू L अपॉन का PL। अब ज़रा देखो यदि मैं इस A में L की गुणा कर दूँ और यहाँ पर भी L की गुणा कर दूँ तो ये मेरे पास वॉल्यूम नहीं बनेगा। अब ज़रा देखो वॉल्यूम को कैसे कैसे कम करा जा सकता है। वॉल्यूम के इफेक्ट में देखो, तो वॉल्यूम किस किस के प्रीपोजनल है, किस किस के डी प्रीपोजनल। यदि मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो पावर बढ़ाऊँगा तो पक्की बात है वॉल्यूम मुझे बढ़ाना पड़ेगा। रसिस्टिविटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो स्क्वायर में बढ़ेगी। याद रखना है
यदि कहीं पर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में वॉल्यूम बढ़ाने पर बाकी सभी कंपोनेंटों को कांस्टेंट रखते हुए बाकी सभी तो लेंथ किस रेशो में बढ़ेगी, तो ध्यान रखना एल स्क्वायर के रेशो में बढ़ेगी। किसके रेशो में बढ़ेगी? एल स्क्वायर के रेशो में बढ़ेगी लेंथ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में क्या होएगा? वॉल्यूम कम होएगा। यदि मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो पावर ट्रांसमिट करने के लिए मुझे 1 का मैं लिख दूंगा इसे ए इंटू एल कम वॉल्यूम की या कम तार के एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। चलो आगे देखो। तो ये बात आपको समझ में आई। तीसरा टॉपिक यह हो सकता है कि वोल्टेज बढ़ाने से ट्रांसमिशन लाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? घटती है। स्टेबिलिटी क्या होती है? घटती है। ट्रांसमिशन लाइन की स्टेबिलिटी घटती है। चलो एक टॉपिक पर बात करते हैं सैग पर। बस मैं यहाँ आपको फार्मूला बताऊँगा, बाकी आप सब मेरे हिसाब से जानते होंगे। WL² / 8t। बस आप ज़रा इतना ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि दो पोल हैं और वो अलग अलग ऊंचाई पर लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, तो बताना टेंशन किधर ज़्यादा होएगा। तो ध्यान रखना टेंशन जो अधिक ऊंचाई दूरी पर लगा हुआ है टेंशन उसमें ज़्यादा होगा। अब देखो कुछ और चीज़ें। एक चीज़ होती है मेरे पास स्ट्रिंग चार्ट। कुछ चार्ट होते हैं ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित। एक पहला चार्ट होता है मेरे पास स्ट्रिंग चार्ट। स्ट्रिंग चार्ट देखो किस किस के, पहली बात तो ये पूछेगा कि बताइए किस किस के बीच में खींचा जाता है। स्ट्रिंग चार्ट किस किस के बीच में खींचा जाता है? तो स्ट्रिंग चार्ट को मैं सैग, टेंशन और भाई साहब टेम्परेचर के बीच में खींचता हूँ। किसके बीच में खींचता हूँ? टेम्परेचर के बीच में खींचता हूँ। पहली बात तो ये, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पक्की बात है सैग भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तार ढीला होएगा, तार नीचे को लटकेगा तो सैग बढ़ेगा। लेकिन उस कंडीशन में टेंशन का क्या होएगा? तो टेंशन क्या होएगा? कम हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर का वह ग्राफ जो टेम्परेचर का सैग और टेंशन के साथ रिलेशन दिखाता हो उसे बोला जाता है स्ट्रिंग चार्ट। उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग चार्ट। एक चार्ट होता है जिसे बोला जाता है हॉट टेम्पलेट। इसे क्या बोला जाता है? हॉट टेम्पलेट। बस इतना याद रखो, हॉट टेम्पलेट को सैग और स्पैन और लेंथ के बीच में खींचा जाता है। एक तरफ तो होता है सैग और एक तरफ होता है क्या? स्पैन। और क्या होता है दूसरा? स्पैन। और एक ये होता है हमारे पास सैग टेम्पलेट। एक होता है सैग टेम्पलेट, एक होता है हमारे पास सैग टेम्पलेट। इसको बस इतना याद करना है, यह ग्राफिकल मेथड प्रयुक्त करता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज ग्राफिकल मेथड फाइंड ऑफ द पोजिशनिंग ऑफ टावर, या मैं लिख दूँ इस पर इट इज़ द पोजिशनिंग ऑफ टावर। पोजिशनिंग ऑफ टावर यह बताता है कि टावर कितनी दूरी पर कहाँ पर लगाना है। उस चीज़ को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सैग टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। अब स्ट्रिंग में ही एक इसी में ही फार्मूला वो होता है सेफ्टी फैक्टर। एक होता है हमारे पास सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर कितना क्या होता है? यदि कोई तार है मेरे पास, ज़रा ध्यान से देखो, मैं इस तार को इधर को खींच रहा हूँ और इधर को खींच रहा हूँ। यह तार तब टूटेगा जब इस पर इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा। लेकिन एक इसकी स्ट्रेंथ वह भी तो होगी जिसको लास्ट लिमिट तक यह झेल सकता। तो जो लास्ट लिमिट की स्टेज है, पक्की बात है तार जब टूटेगा जब मैं इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा लास्ट स्टेज के ऊपर पहुंच जाऊंगा। लास्ट स्टेज पे तो संभावना नहीं टूटने की है, कुछ संभावना है लेकिन ज़्यादातर संभावना नहीं टूटने की है। तो मैं उस स्टेज जहाँ पर यह मैक्सिमम उसको झेल सकता है प्रेशर को, और वह स्टेज जिस पर यह टूट जाता है, दोनों का रेशो क्या कहलाता है? सेफ्टी फैक्टर कहलाता है।
तो यदि मैं लिखूं तो मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस, मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस अपॉन एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस किसी के लिए भी क्या होता है। और याद रखना सेफ्टी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर, सेफ्टी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा किसी भी कंपोनेंट के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर, चाहे वह इंसुलेटर हो, चाहे स्ट्रिंग एफिशिएंसी के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो। चलो तो आगे देखते हैं। फार्मूला होता लगभग आप सभी जानते होंगे, मैं सिर्फ यहाँ बेसिक ही बताऊंगा और फार्मूलों पे ही। देखो हमारे पास 4 क्वांटिटी होती हैं, एक तो होती है वोल्टेज, एक होता है करंट, वोल्टेज करंट, एक होता है रेसिस्टेंस, चार क्वांटिटी होती हैं। एक तो होता है मेरे पास पावर, करंट, रेसिस्टेंस, और एक होता मेरे पास लास्ट वोल्टेज, जिसकी हम चर्चा करेंगे। देखो जब इम्पीडेंस की निकालना हो, जेड पर इम्पीडेंस या पर यूनिट इम्पीडेंस कुछ भी हो, हमेशा 2 क्वांटिटी आपको दी जाएंगी, उन्हीं 2 से बाकी 2 कैलकुलेट करनी होती हैं। हमेशा ही 2 क्वांटिटी दी जाएंगी, बाकी 2 से ही कैलकुलेट करनी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझको आर और वी दिया गया, तो देखो पहला तो मैं करंट निकाल सकता हूँ, आर आई बराबर कितना होएगा, आई बराबर क्या होएगा वी अपॉन का आर, पी बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन का आर। तो देखो मेरे पास सिर्फ आर और वी थे, मैंने आई भी निकाल लिया और पी भी निकाल लिया। तो जब कभी भी 2 कंपोनेंट देके बाकी 2 को पूछेगा तो समझ लीजिए पर इम्पीडेंस के संबंध में कुछ ना कुछ बात कर रहा है। देखो जैसे कि मान लिया मैंने, मेरे पास बेस पावर है, मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास बेस पावर है, क्या है, बेस पावर को दिखा रहा हूँ मैं के वी ए बी और एम वी ए और एम वी ए, यहाँ डिनोट कर रहा हूँ कि यह है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेस को। एम वी ए या के वी ए, के वी ए लिखा है मैंने, बेस वोल्टेज लिख लिया मैंने, के वी बी या मेगा वोल्ट, और वो भी बेस के साथ। अब ज़रा देखो यहाँ से, मैं यदि यहाँ से बेस करंट निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, बेस करंट, मैं क्या निकालना चाहता हूँ यहाँ से, बेस करंट। तो पक्की बात है मुझे के वी ए बी वोल्टेज का अनुपात, पावर का अनुपात, हर बटे क्या करना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैं यहाँ रेसिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो पावर आर निकालने के लिए कितना होता है वी स्क्वायर अपॉन का आर, वी स्क्वायर, जैसे कि मैं कहता हूँ देखो जैसे मेरे फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन का आर पावर निकालने के लिए। मुझे यदि रेसिस्टेंस निकालना तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए वी स्क्वायर अपॉन का पी रखूँगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, करंट निकाल रहा हूँ मान लीजिए, तो ये मेरे पास पावर है, तो पावर बराबर एक और फार्मूला होता है मेरे पास पी बराबर वी इंटू आई। इससे ज़रा देखो तो मैं पावर ऊपर रख सकता हूँ, वोल्टेज नीचे रख सकता हूँ, करंट निकल आएगी, तो मैं वही करंट निकाल लूँ। मान लीजिए बेस पावर रख दी मैंने ऊपर, वोल्टेज रख दिया मैंने नीचे, तो क्या मैं ऐसे करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। मैं यदि यहाँ से निकालना चाहूँ, मैं कहूँ कि मेरे पास बेस इम्पीडेंस है। अब ज़रा एक चीज़ देखो, इसकी यूनिट भी ओम होएगी और इसकी यूनिट भी ओम होएगी, तो भाई ओम से तो ओम आउट कैंसिल, यह तो बात बनी नहीं। ऐसा ही मैं यदि निकालूं बेस इम्पीडेंस, क्या निकालूं, बेस इम्पीडेंस, तो फार्मूला होएगा मेरे पास। तो बेस इम्पीडेंस निकालने के लिए देखो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन का आर, मुझे रेसिस्टेंस निकालना है, तो आर बराबर कितना रखूँगा मैं वी स्क्वायर अपॉन का पी। तो इसका मतलब मैं वोल्टेज को स्क्वायर में लिखूँ और पावर को विदाउट स्क्वायर में। तो वोल्टेज मैंने कितना माना है, बेस वोल्टेज कितना माना है मैंने, के वी बी, तो इसका क्या कर दूँ मैं, स्क्वायर कर दूँ, के वी बी का स्क्वायर, पावर को जूँ का तूँ लिख दूँ एम वी ए बी।
तो ये होता है मेरे पास बेस इम्पिडेंस। फार्मूला याद रखना है बेस इम्पिडेंस का कि के वी बी का स्क्वायर जो बेस वोल्टेज है और बटे बेस पावर, बेस वोल्टेज का स्क्वायर बटे बेस पावर। एक और फार्मूला होता है, ये तो हमारे पास होता है बेस इम्पिडेंस, बस आप इतना ही याद रखो। बाकी आपको फार्मूला याद रखना है जब कभी भी पर यूनिट पूछेगा, जब कभी भी पर यूनिट पूछे कि जेड पर यूनिट क्या होता है, तो जेड पर यूनिट चाहे ओल्ड निकालना हो चाहे न्यू निकालना हो, तो जब कभी भी जेड पर यूनिट की बात करेगा तो ध्यान रखना जो जेड एक्चुअल है हमारे पास क्वांटिटी, जब भी कभी भी किसी भी पर यूनिट की वैल्यू पूछे, चाहे वो जेड में हो चाहे पावर में हो चाहे करंट में हो किसी में भी हो, मैं यहाँ इम्पिडेंस में मान के चल रहा हूँ, तो जेड पर यूनिट बराबर होता है जेड एक्चुअल जो मेरे पास एक्चुअल प्राप्त वैल्यू है हर बटे जेड बेस जो मैंने किसी चीज़ को बेस माना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल वोल्टेज 33 केवी की है, यह मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है और मैंने 11 केवी को बेस माना है, तो जेड पर यूनिट कितना हो जाएगा 11 या 33, तो 3 पर यूनिट हो जाएगा। तो बेस कितना माना हुआ मैंने 3, एक्चुअल कितना मेरे पास 33 डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। फार्मूला एक होता है मेरे पास जेड पर यूनिट न्यू का, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है जेड पर यूनिट न्यू निकालने के लिए। देखो फार्मूले को कैसे याद रखोगे, जेड पर यूनिट न्यू बराबर जेड पर यूनिट ओल्ड रखो, न्यू से चला देखो मैं, पहले न्यू फिर ओल्ड, अब रखो पावर को, न्यू पहले न्यू फिर ओल्ड फिर न्यू रखो, एम वी ए बी न्यू, मैं बोल रहा हूँ पावर को रखना वोल्टेज को रखना, एम वी ए बी न्यू बटे एम वी ए बी ओल्ड इंटू के वी बी का स्क्वायर, कौन सी होती है ये ओल्ड, बटे के वी बी का स्क्वायर न्यू। तो बात समझ में आई, देखो न्यू से चले न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड, बात खत्म। बाकी इतना तो आपको पता ही है, वोल्टेज का स्क्वायर करना पावर यूं ही रखनी है, तो न्यू ओल्ड, तो जेड पर यूनिट न्यू बराबर क्या होएगा जेड पर यूनिट ओल्ड, जेड पर यूनिट ओल्ड और एम वी ए न्यू और बटे एम वी ए ओल्ड और के वी बी स्क्वायर ओल्ड और के वी बी स्क्वायर न्यू, तो न्यू ओल्ड फार्मूला याद। आगे देखिए हमारे पास लाइन होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो देखिए एक हमारे पास होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखो जब कभी भी लेंथ की चर्चा करेगा कि लेंथ कितनी है 80 किलोमीटर के समथिंग में, तो लाइन कैसी है शॉर्ट ट्रांसमिशन। यदि वोल्टेज के समथिंग में चर्चा करें, मैं समथिंग बोल रहा हूँ वोल्टेज की 20 किलो वोल्ट, तो लाइन कैसी है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। यदि फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रेशो नहीं प्रोडक्ट दोनों लगभग कितने बैठ रहे हैं 4000 किलोमीटर, कितना बैठ रहा 4000 किलोमीटर, ये किलोमीटर लिखा हुआ है और हर्ट्ज, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी और लेंथ की गुणा करी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज लेंथ की किलोमीटर, यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना बैठता है 4000 किलोमीटर पर हर्ट्ज, तो लाइन कैसी है ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट है। तो ट्रांसमिशन कौन सी है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। एक होती है मेरे पास मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, होती है मेरे पास मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। देखो लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाएगी भाई 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर के बीच में, वोल्टेज लगभग मैं कितना कर सकता हूँ मैं 100 केवी। एक अब मैं बात बता रहा हूँ मैं वोल्टेज की, लेंथ कितनी है उससे उसकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रेशो कितना हो सकता है 12500 किलोमीटर
और इंटू हर्ट्ज। ये होती है मेरे पास मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। एक होती है मेरे पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, एक होती है मेरे पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब ज़रा देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यदि लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, लेंथ 160 किलोमीटर अब प्लस में है तो ट्रांसमिशन लाइन कैसी है, लॉन्ग। वोल्टेज यदि ऊपर है जितना भी 200 केवी से 220 भी हो सकता है, 440, 765, वो सारे कहाँ जाएंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। यदि एल और एफ का प्रोडक्ट 12,500 किलोमीटर हर्ट्ज से ज़्यादा बैठता है तो बिट लाइन कैसी है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। तो लाइन कैसी है मेरे पास, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। अब ज़रा ट्रांसमिशन लाइन के कुछ फैक्टर देखते हैं, कंपोनेंट मैं बता रहा हूँ, पहले कंपोनेंट देखते हैं। देखो ट्रांसमिशन लाइन एक सीधे तार के रूप में होती है, तो इसका मतलब उसमें इंडक्टेंस भी होएगा, रेसिस्टेंस भी होएगा, कंडक्टेंस भी होएगा। अब गड़बड़ होएगी, कंडक्टेंस कहाँ से आया, और उसमें कैपेसिटेंस भी होएगा। दूसरा कैपेसिटेंस कहाँ से आया, देखो मैं सिर्फ एक डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन को एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ। चलो देखो, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। अब यदि मैं बताऊं ये कंपोनेंट आए कहाँ से, रेसिस्टेंस तार का इंटरनल रेसिस्टेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ दिया हुआ हो, एक इंडक्टेंस तार का गुण होता। कैपेसिटेंस कहाँ से आया, जो मीडियम एयर है वो जो चार्ज हुई, एक चार्ज दिखाएगी उसके कारण। अब जरा यहाँ देखो, जब एयर अपने ब्रेक डाउन से ऊपर जाएगी तो ब्रेक डाउन से ऊपर उसमें एक वो बनेगा कंडक्टेंस, करंट फ्लो होएगी। तो करंट किसके कारण फ्लो होएगी, जो करंट ब्रेक डाउन से ऊपर जाएगी तो कंडक्टर का काम करेगी, और कंडक्टर का काम करेगी तो उसमें करंट फ्लो होएगी, और करंट फ्लो होएगी तो इसका मतलब उसमें कंडक्टेंस का प्रयोग, कंडक्टेंस का गुण जनरेट होगा। तो यही क्या कहलाएगा, शंट कंडक्टेंस। पैरामीटर क्या है मेरे पास, आर है, यहाँ पर सीरीज रेसिस्टेंस, सीरीज रेसिस्टेंस। एल क्या है यहाँ पर, यह भी क्या है, सीरीज इंडक्टेंस। सी क्या है, शंट कैपेसिटेंस। जी क्या है, शंट कंडक्टेंस। एक देखो ट्रांसमिशन लाइन में फार्मूला बता रहा हूँ मैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रेशन डिले का, प्रोग्रेशन कांस्टेंट का, प्रोपेगेशन फार्मूला होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, किसका, कांस्टेंट का, ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, प्रोपेगेशन ऑफ कांस्टेंट का याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, और रूट में लिखो आर प्लस का जे ओमेगा एल ब्रैकेट और इंटू जी प्लस का जे इंटू ओमेगा सी, या फिर मैं एक और फार्मूला इसी के रेंज में होता है, आर इंटू रूट में एल इंटू सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला भाई, जे इंटू ओमेगा सी प्रोग्रेशन कांस्टेंट का, और रूट में कितना लिख दूँ मैं, आर प्लस का जे ओमेगा एल और जी प्लस का जे इंटू ओमेगा सी बराबर कितना लिख दूँ, जे ओमेगा और इंटू रूट में लिख दूँ एल इंटू सी। ये होता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए।
अब हम बात करते हैं कुछ ट्रांसमिशन लाइन के लंप्ड नेटवर्क के बारे में। तो हमारे पास 100 ट्रांसमिशन लाइन होती है, हम उसमें लंप्ड नेटवर्क के विषय में ही बात करेंगे। तो ये मैंने मान लीजिए ये जो दिखाया मैंने एक तरीके से ये लंप्ड नेटवर्क की है, बाकी इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखो ट्रांसमिशन लाइन के दो गुण होते हैं, एक तो रेसिप्रोकल होने का और एक सिमेट्रिकल होने का। हम उसकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले करते हैं हम टू पोर्ट नेटवर्क की चर्चा। रेसिप्रोकल होना, सिमेट्रिकल होना, ये सारी चीज़ें अभी आएंगी। देखो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई टू पोर्ट नेटवर्क है। टू पोर्ट नेटवर्क है, सेंडिंग वोल्टेज Vs है, सेंडिंग करंट I1 है या Is मान लो, मैं कह रहा हूँ का Is है, रिसीविंग वोल्टेज Vr है, रिसीविंग करंट IR है। लेकिन टू पोर्ट नेटवर्क के लिए मैं करंट इनवर्ट दिखाता हूँ, ये सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल जब ही होएगा जब इसमें ये प्रॉपर्टी दिखाई जाएगी। ज़रा देखो, वैसे जो टू पोर्ट नेटवर्क लिया जाता है, जो V1 होता है I1, मान लीजिए मैं यदि यहाँ पर V1 मानता है, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर V2, तो टू पोर्ट नेटवर्क के लिए रिप्रेजेंटेशन तो होती है ही, वो किसी भी नेटवर्क के लिए हो सकती है, A B C और D। सेंडिंग इन वोल्टेज और करंट उसके पैरामीटर में गुणा करके, मतलब कि V2 और बटे I2, ये टू पोर्ट नेटवर्क यह दिखाता है जो सेंडिंग इन पर कंपोनेंट है मेरे, जो उसके पैरामीटर है, उन पैरामीटर को आउटपुट कंपोनेंटों के साथ गुणा करके प्राप्त करा जा सकता है, गुणा भाग करके या जोड़ करके। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब यह है कि आउटपुट पैरामीटर, इनपुट आउटपुट जो कंपोनेंट हैं, उन इनपुट के जो कंपोनेंट हैं उनके आउटपुट के कंपोनेंटों के पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई या गुणा भाग करके उन्हें प्राप्त करा जा सकता है। देखो कैसे, पहले तो हम पैरामीटर निकालते हैं A B C, ये पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पर सेंडिंग इन वोल्टेज क्या है Vs, सेंडिंग इन करंट कौन सी है Is, पैरामीटर है मेरे पास A B C और D। रिसीविंग वोल्टेज VR, रिसीविंग करंट IR। Vs बराबर कितना होएगा पहले पैरामीटर में, A इंटू VR प्लस का B इंटू IR, एक होता मेरे पास Is बराबर C इंटू VR प्लस का D इंटू IR। अब ज़रा देखो, यदि मैं पहली बार में IR को जीरो रख देता हूँ, किसको जीरो रख देता हूँ, IR को जीरो रख देता हूँ। जो मैंने IR जीरो रखा तो ये कंपोनेंट जीरो, बचा क्या A, तो A वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा Vs अपॉन का VR, Vs अपॉन का VR। तो ज़रा देखो, पहली बात तो ये यूनिट लेस हो गया, क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। तो जब ये यूनिट लेस हो गया तो ज़रा देखो, ये Vs है और ये VR है, तो ये क्या कहलाएगा, एम्पलीफिकेज, ये का नाम है वोल्टेज कंपोनेंट। कौन सा कहलाएगा, वोल्टेज कंपोनेंट। दूसरा देखो, मैं यदि कहूँ कि B, IR को ही जीरो रखा तो दूसरे वाले कंपोनेंट में देखो, ये देखो कंपोनेंट जीरो, तो C बराबर कितना हो जाएगा IS बटे VR। मैंने कब कंपोनेंट मिला, जिस समय IR बराबर जीरो है। देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कंडक्टेंस का है, तो सीमेन, या सीमेन भी बोल सकता हूँ, या ओम यूनिवर्स भी बोल सकता हूँ, या मोह, ये यूनिट उल्टी होगी। दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन में यदि मैंने IR को जीरो रखा था, अब मैं कहता हूँ कि मैंने VR को जीरो रखा है। किसको जीरो रखा है, VR को जीरो रखा, तो VR को जीरो रखा, ये कंपोनेंट जीरो, ये वाला बचा। तो देखो B बराबर क्या होएगा, Vs अपॉन का IR, अब Vs अपॉन का IR जब रखा है VR बराबर जीरो, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी ओम।
अब जरा दूसरे वाले में देखो, ये वाला कंपोनेंट जीरो जो वी आर बराबर जीरो रखा तो ये बचा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आई एस और अपॉन का आई आर। मैं भाई साहब इसको क्या बोल सकता हूँ, मैग्नीफिकेशन करंट, करंट का मैग्नीफिकेशन। ये क्या होता है, यूनिट लेस। जरा देखो, यदि मैं इन चारों की चर्चा करूँ तो ए बराबर क्या है मेरे पास, ए यूनिट लेस है, दिक्कत कुछ नहीं। बी की यूनिट क्या है, ओम। सी की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। डी क्या है, यूनिट लेस। अब पहली कंडीशन देखो, कंडीशन फॉर सिमेट्री, कंडीशन ऑफ सिमेट्री, जब ए बराबर डी होएगा उस समय हमारे पास क्या होएगी, लाइन सिमेट्री होएगी। जब हमारे पास ए बराबर डी होएगा तो ट्रांसमिशन लाइन कैसी होएगी, सिमेट्री। और यदि मुझे रेसिप्रोकल चाहिए तो रेसिप्रोकल के लिए कंडीशन होती है, रेसिप्रोकल के लिए कंडीशन होती है ए डी माइनस का बी सी, ए डी माइनस का बी सी बराबर 1। तो ए सी माइनस का बी सी बराबर क्या होता है, 1 होता है। यह कंडीशन होती है रेसिप्रोकल के लिए। ए सी ए डी माइनस बी सी बराबर क्या होता है, 1। तो जरा ध्यान से देखो, ए क्या है मेरे पास, यूनिट लेस कंपोनेंट, डी क्या है, यूनिट लेस कंपोनेंट। तो यूनिट लेस कंपोनेंटों का प्रोडक्ट और इनटू यूनिट के कंपोनेंट, क्योंकि ये ओम इनवर्स है, ये ओम में कट के वही होना चाहिए, ऐसे ही समझ लीजिए, बराबर क्या होना चाहिए, दोनों का ये 1 होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पहली बात मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। किसकी बात कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की। तो आर को कंसीडर करा जाएगा, एल को कंसीडर करा जाएगा और सी को कंसीडर करा जाए। बस दो ही को ही कंसीडर करो, बाकी सभी को छोड़ दो, नहीं करा जाता और किसी को भी कंसीडर। अब यदि मैं इसके पैरामीटर लिखूं, देखो यहीं पर लिख लेते हैं, चलो वही जेड बराबर जानते हैं हम सब, आर प्लस का कितना होता है, जे एक्स है। सेंडिंग वोल्टेज वही आई एस सेंडिंग करंट, फिर वही एक बार रिपीट करते हैं, ए बी सी और डी और इनटू वी आर और इनटू आई आर। देखो सारी चीज़ें वही हैं जो भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी 2 पोर्ट नेटवर्क में। अब जरा एक चीज़ देखो, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मैंने डायग्राम बनाया था अभी। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ए की वैल्यू 1 होती है, डी की वैल्यू 1 होती है, बी बराबर जेड होता है, सी बराबर 0 होता है। हमने बताया था कि सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होती है, ए बराबर डी। तो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू भी 1 है और डी की वैल्यू भी 1 है, तो लाइन क्या है, सिमेट्री है। दूसरी कंडीशन यह थी किसके लिए, रेसिप्रोसिटी के लिए, रेसिप्रोसिटी के लिए कंडीशन होती है ए डी माइनस का बी सी बराबर 1। तो ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, जेड, सी की वैल्यू 0, तो ये 1 माइनस का 0 बराबर 1, तो ये 1 हो गया। तो इसका मतलब यह रेसिप्रोसिटी भी है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, पहली बात तो ये कि उसमें लंप्ड नेटवर्क को कंसीडर्ड करा जाता है। किसको, लंप्ड नेटवर्क को कंसीडर्ड करा जाता है। दूसरे में इसमें ए की वैल्यू 1 होती है
डी की वैल्यू 1 होती है, सी की वैल्यू 0 होती है, बी की वैल्यू जेड होती है। सिमेट्री होती है और रेसिप्रोसिटी होती है। दूसरा देखो, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इसमें भी पहली बात तो ये है कि इसमें लंप्ड नेटवर्क को ही कंसीडर्ड करा जाता है। लंप्ड नेटवर्क को क्या करा जाता है? कंसीडर्ड करा जाता है। दूसरी ये कि शंट कंडक्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। शंट कंडक्टेंस को नेगलेक्ट रखा जाता है। दूसरा, इसके भी दो मॉडल होते हैं। एक पाई मॉडल होता जो यूज करा जाता है 250 किलोमीटर पर। एक होता है टी जो कम के लिए यूज करा जाता है, 250 से कम। तो पाई मेथड के लिए हम क्या काम करते हैं? सिंबल देखो समथिंग में ऐसे, जो पाई की तरह रिप्रेजेंटेशन हो उसे बोला जाएगा पाई नेटवर्क, और जो टी की तरह दिखाई दे उसे बोला जाएगा टी नेटवर्क। देखो इसके लिए ये जेड, इसके लिए मैं लिख दूं y/2, इसके लिए भी लिख दूं y/2, y/2। आगे देखो इसके लिए जेड को क्या लिख दूं? z/2, z/2। इसके क्या लिख दूं? एडमिटेंस को y बराबर y। तो y को यहाँ मैंने सिंगल टर्म में दिखाया टी नेटवर्क में। पाई नेटवर्क में दो जगह बांट दिया, लेकिन यहाँ पर इम्पिडेंस को दो जगह बांटा है, यहाँ पर इम्पिडेंस खाली सिंगल टर्म है। तो इसके लिए पैरामीटर देखो क्या होते हैं। a बराबर d होता है और a बराबर d होता है, और दोनों की वैल्यू होती है 1 प्लस का yz/2। ये पाई मॉडल के लिख रहा हूँ मैं। b बराबर क्या होता है? z होता है। c बराबर होता है y इंटू 1 प्लस का yz/4। दूसरा टी नेटवर्क के लिए देखो, a बराबर होता है d बराबर होता है 1 प्लस का yz/2। b बराबर कितना होता है? z इंटू 1 प्लस का yz/4, और c बराबर क्या होता है? लैम्डा। सिर्फ इंटरचेंज जितना होता है, a बराबर d बराबर 1 प्लस का yz/2, a बराबर d 1 प्लस का yz/2 दोनों के लिए सेम होता। b बराबर अंतर इतना होता 1 प्लस का yz/4, 1 प्लस का yz/4 यहाँ पर पाई नेटवर्क में c के लिए कंसिडर्ड होता है और टी नेटवर्क में b के लिए कंसिडर्ड होता है। तो बाकी आप कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हो। तीसरा होता है मेरे पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। बस इतना याद रखो, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में शंट कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस तीनों को कंसीडर्ड करा, चारों को कंसीडर्ड करा जाता है, बाकी दोनों को भी कंसीडर्ड करा जाता है। शंट कैपेसिटेंस एंड शंट और इंडक्टेंस, शंट इंडक्टेंस एंड द शंट कैपेसिटेंस बोथ कंसीडर्ड, दोनों को कंसीडर्ड करा जाता है। दूसरी ये बात कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इज कंसीडर्ड, और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को कंसीडर्ड करा जाता है। बाकी इसके बारे में कुछ नहीं जानना, बस इतना जान लीजिए कि हम z बराबर जो लिखते हैं y प्लस का j इंटू एक्सएल, और g बराबर जो लिखता हूँ मैं 1/r, और r बराबर लिख सकता हूँ 1/का कंडक्टेंस, कंडक्टेंस लिख सकता हूँ 1/का रेसिस्टेंस, और 1/ का इम्पीडेंस बराबर होता है 1/का माइनस का jXC 1/का और इंटू g। y बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं? g
प्लस का जे अपॉन का एक्स सी, और एक्स सी बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन का ओमेगा सी, और वाई बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, जे प्लस का जे ओमेगा सी। तो ये जे ओमेगा सी कहाँ से लिख दिया मैंने, यहाँ से, ये कहाँ से लिख दिया, 1 अपॉन का जी करके, ये वाला, क्योंकि जब जी ऊपर जाएगा, जब मैं नीचे टर्म करूँगा तो ऊपर 1 अपॉन का जे ओमेगा सी। कभी भी देखना, जब 1 अपॉन का, जैसे कि मेरे पास जी लिखा हुआ, 1 अपॉन का माइनस का जे लिखा हुआ, तो मैं जी की टर्म के ऊपर गुणा कर दूँ, जी की नीचे कर दूँ, तो जी स्क्वायर माइनस का 1, तो माइनस माइनस जी स्क्वायर माइनस का 1, तो माइनस का जे हो जाएगा ये। तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये टर्म बदल जाएगा किस में, प्लस में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।